Okay, good evening to all. Welcome to Learners Academy. गुड इवनिंग। और अखिल, कल जो हमने सीखा था उसकी वीडियो देख के नोट्स कंप्लीट कर लिए तूने? सर आधी करिए। अभी क्लास खत्म होते ही जितनी भी करी है ना उसकी स्क्रीनशॉट भेजेगा मुझे। ओके? यस सर। चलिए। यस सर। तो आज का टॉपिक है हमारा डायगोनल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। और आगे बढ़ने से पहले कल क्या हुआ था शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने क्वाड्रिलेटरल्स का इंट्रोडक्शन किया था। आज भी क्वाड्रिलेटरल्स का इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, बट कल इंट्रोडक्शन पार्ट 1 था, आज इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है। इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में हमने क्या किया, इन क्वाड्रिलेटरल की मीनिंग, डेफिनेशन वगैरह देखी, और क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं वो देखें। तो हमने बेसिकली 6 टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स का जिक्र किया। फर्स्ट वन वाज ट्रेपेजियम, सेकंड वन वाज पैरेललोग्राम, the third one was rectangle, next was rhombus, then comes the square, and last but not the least kite. तो ये 6 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में सीखा, जिनमें से मैंने आपको बताया कि ये जो 4 टाइप्स के बीचों बीच क्वाड्रिलेटरल हैं, दे आर वेरी क्रूशियल। इन्हीं पर पूरा चैप्टर बेस्ड है, इन्हीं पर पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है, और आगे के आपके को ज्योमेट्रिक के पोर्शंस भी इन्हीं के हिसाब से चलेंगे। अच्छा, इन चारों के बारे में हमने इनके साइड्स का पैरेलल होना, कैसे इनके साइड्स के कैसे कैसे और कौन कौन सी इनकी साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है, साइड्स का इक्वल होना, कौन कौन सी साइड्स इनकी इक्वल होती है, कि ऑपोजिट इक्वल होती है, कि सारी इक्वल होती है, ठीक है, एंड इनके एंगल्स का इक्वल होना, राइट। इन 3 फीचर्स को कंपेयर करते हुए हमने इन 4 तरह के क्वाड्रिलेटरल को का कल पूरा डिटेल में विश्लेषण किया। वे कौन से क्वाड्रिलेटरल के साइड्स पैरेलल होती हैं, और होती हैं तो कौन सी होती हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। सिमिलरली कौन से क्वाड्रिलेटरल की साइड्स इक्वल होती हैं, और होती हैं तो कौन सी इक्वल होती हैं, सारी इक्वल होती हैं कि ऑपोजिट इक्वल होती हैं। एंड सिमिलरली इनमें से कौन से क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स इक्वल होते हैं, और होते हैं तो कौन से एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं या सारे ही एंगल्स इक्वल होते हैं। ये सीखा था हमने, ठीक है। और उसको अगर अपन एक सिंगल चार्ट में खत्म करें तो बोलो, कल जाते टाइम भी चार्ट हमने जहां पे खत्म की थी क्लास वहीं पे स्टार्ट करते हैं। कि देखो, सबसे पहले पैरेललोग्राम, जो कि जिसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसके फीचर्स बताओ। इसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल, एंड इसके ऑपोजिट एंगल्स भी। ये 3 फीचर्स लेके आया था ये। और फिर इसमें फेरबदल करके बाकी जो इसके वंशज हैं, मतलब आगे के जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं वो उत्पन्न हुए। इसके ऑपोजिट, फिर से साइड्स लिख दिया, अपोजिट एंगल्स इसके इक्वल, फाइन। अब अगर मैं इसमें थोड़ा सा फेरबदल कर दूं, अगर मैं इसमें जो पॉइंट नंबर, जैसे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में मैं फेरबदल कर दूं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल करने की जगह अगर मैं इसमें ऑल एंगल्स इक्वल कर दूं, क्या कर दूं, मतलब मैंने कौन से पॉइंट में फेरबदल किया, 3rd नंबर पॉइंट में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल करने की जगह ऑल एंगल्स इक्वल कर दूं, तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्या बनेगा, बाकी सारी फीचर सेम रहेंगे, ऑपोजिट साइड्स आज भी पैरेलल रहेंगी, ऑपोजिट साइड्स आज भी इक्वल रहेंगी, बट ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होने की जगह सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। और ऐसा ना करके अगर मैं पॉइंट नंबर 2 में फेरबदल करूं, पॉइंट नंबर 2 में, पॉइंट नंबर 2 क्या है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो मैं ऑपोजिट साइड्स इक्वल करने की जगह सारी साइड्स इक्वल कर दूं, ऑल साइड्स क्या कर दूं, इक्वल कर दूं, तो एक पैरेललोग्राम क्या कहलाएगा, फिर रोम्बस। इधर रेक्टेंगल में फर्स्ट एंड सेकंड में कोई चेंजेस नहीं करना, थर्ड में चेंजेस करना है, और रोम्बस बनाने के लिए फर्स्ट एंड थर्ड में चेंजेस नहीं करना, सेकंड जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है उसको उसमें चेंजेस करना है, कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल की जगह सारी साइड्स इक्वल कर देनी है, ठीक है। और फिर एक अंतिम में एक क्वाड्रिलेटरल और होता है जिसको कहते हैं स्क्वायर। इसकी खासियत होती है कि ये इसके भी फीचर्स लेता है और इसके भी फीचर्स लेता है, दैट मीन्स सारे एंगल्स भी इक्वल एंड सारी साइड्स भी इक्वल, सारे साइड्स भी इक्वल एंड सारे एंगल, क्या कह रहे हो,
वो तो चल ही रहा है ना, इसमें तो फेरबदल किया ही नहीं। पॉइंट नंबर 1 में तो कहीं भी फेरबदल नहीं किया, इधर तो पॉइंट नंबर 3 में फेरबदल किया, इधर पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 1 तो कांस्टेंट है, वो तो सब में ही चलेगा, ठीक है। लेकिन स्क्वायर में क्या होगा, पॉइंट नंबर 2 में भी फेरबदल होगा और पॉइंट नंबर 3 में भी फेरबदल होगा, यानी कि इधर ऑपोजिट साइड्स की ऑल साइड्स हो जाएंगी, इधर ऑपोजिट एंगल्स का ऑल एंगल्स हो जाएगा, तो अंत में बनेगा क्या, स्क्वायर। अब इन्हीं चारों क्वाड्रिलेटरल्स को, किस किस को, पैरेललोग्राम को, रेक्टेंगल को, रोम्बस को और स्क्वायर को, इन्हीं चारों को हम आज डायगोनल के नजरिए से देखेंगे। कल हमने इनकी डायगोनल्स के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं करी, आज अपन देखेंगे कि इनके डायगोनल्स कैसे चलते हैं, क्या वो इक्वल होते हैं, क्या वो बाइसेक्ट करते हैं, कितने डिग्री पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, सारी चीजें आज अपन इन चारों के देखने वाले हैं। सो इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में आता है, टॉपिक नेम आता है क्या, डायगोनल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें भी सब हेडिंग में पहला क्वाड्रिलेटरल कौन सा लेंगे, पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इसका की फीचर जो है वो लिखा हुआ है, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। एक बार लिखो फिर इसका मतलब समझाते हैं। हाँ जी, लाओ, धन्यवाद। The diagonals of a parallelogram bisect each other. ये लिख दिया आपने सभी ने, और लगे आप फिगर भी बना लो, फिर एक साथ समझाते हैं सारा। और फिगर में जैसे जैसे मार्किंग की गई है वैसे वैसे मार्किंग आप भी कर लीजिए जल्दी। बना लिया, पैरेललोग्राम बनाना है, उसके डायगोनल्स बनाने हैं, डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको बनाना है ओ, मतलब ये ओ पे इंटरसेक्ट करने चाहिए। अरे ये वाला फैन ऑफ करो, ये वाला फैन ऑफ करो, भी लाइट चली जाएगी तो सारा तामझाम बंद हो जाएगा। क्या, वो तो पता है लेकिन वो ऑन कौन करता है वो पता नहीं है ना, ठीक है ओके। ये इसका इंटरसेक्शन किस पे करवाना, ओ पे, डायगोनल्स इंटरसेक्शन किस पे करवाएंगे अपन, ओ पे। चलो शुरू करें। करें कंटिन्यू। और कौन एब्सेंट है आज, निकिता और बस, बाकी सब ओके। चलो देखो, देखो बेटा, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है बाइसेक्ट, ठीक है। पहले भी बता चुके हैं इसका मीनिंग, एक बार फिर से सुनो, क्योंकि यहीं से अब डायगोनल्स की स्टोरी शुरू होगी। तो पहला वर्ड ही अगर नहीं समझ आया तो पूरी स्टोरी नहीं समझ आएगी। देखो, इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट का में डिफरेंस समझो पहले। एक होता है इंटरसेक्ट, ठीक है, इंटरसेक्ट से फिर दूसरा वर्ड निकला बाइसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को काटना या फिर छूना, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको काटना। एक लाइन ने दूसरी लाइन को इस पॉइंट पे काटा, दैट मींस उसको छू के निकली, तो ये तो होता है इंटरसेक्शन। ये तो क्या होता है, इंटरसेक्शन। थोड़ा सा और क्लियर एग्जांपल दे देते हैं। लेट अस से कि ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, इसने इस लाइन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया, समझ आया। अब इंटरसेक्शन का मॉडिफाइड वर्जन है बाइसेक्शन। मतलब बाइसेक्शन में इंटरसेक्शन तो हो ही रहा है, बाइसेक्शन में इंटरसेक्शन तो हो ही रहा है, पर कुछ स्पेशल और बात हो रही है, एक्स्ट्रा बात और निकल के आ रही है। क्या एक्स्ट्रा बात निकल के आ रही है, इसमें बाइसेक्शन के केस में कोई तो है जो, मतलब देखो सपोज करो ये लाइन थी ए बी और ये लाइन थी सी डी और इंटरसेक्शन हुआ ओ में, ओ में हुआ, तो ए बी टूट गई दो हिस्सों में, किसमें, एओ में और डीओ में, और सी डी टूट गई दो हिस्सों में, किस किस में, सीओ में और डीओ में। तो ये तो था जनरल इंटरसेक्शन। ये क्या था, इंटरसेक्शन में क्या होगा कि जो लाइन है उसके दो टुकड़े हो जाएंगे,
और जो दूसरी लाइन है उसके भी 2 टुकड़े हो जाएंगे। जो 2 लाइंस इंटरसेक्ट करेगी दोनों लाइंस के 2-2 टुकड़े हो जाएंगे। ये तो होता है इंटरसेक्शन। ये क्या होता है? बाइसेक्शन में भी वही 2-2 टुकड़े होंगे, लेकिन वो 2 टुकड़े बराबर होंगे। वो 2 टुकड़े, बस इतना सा डिफरेंस है। अभी देखो ये सीओ और डीओ बराबर नहीं है ना, और एओ और बीओ भी बराबर नहीं है। तो बाइसेक्शन में क्या होगा कि वो जो 2 टुकड़े हो रहे हैं वो बराबर होंगे। अब सवाल ये आता है कि सर ए बी के बराबर होंगे या सी डी के बराबर होंगे? ए बी के बराबर होंगे या सी डी के बराबर होंगे या दोनों के होंगे? तो अब ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जो बाइसेक्ट करता है, लेट अस से ए बी बाइसेक्ट कर रहा है और सी डी को, ए बी किसको बाइसेक्ट कर रहा है? सी डी। तो जो बाइसेक्ट करता है उसके टुकड़े बराबर नहीं होते हैं, जो बाइसेक्ट होता है उसके 2 टुकड़े क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर मैं ए बी बाइसेक्ट सी डी लिखता हूं तो सी डी के 2 टुकड़े बराबर हो रहे हैं। लेट अस से कि इसका एग्जांपल मैं ले सकता हूं कि देखो ये तो है ए बी और ये है सी डी। तो देखो ए बी के जो 2 टुकड़े बने एओ और बीओ वो बराबर नहीं है, लेकिन जो सी डी के 2 टुकड़े हैं सीओ और डीओ वो लगभग लगभग बराबर है ना। तो ये केस है ए बी बाइसेक्ट सी डी का। ये केस क्या है? ए बी बाइसेक्ट सी डी का। ए बी ने सी डी को बाइसेक्ट किया तो सी डी के जो 2 टुकड़े हुए वो बराबर हुए। टुकड़े तो ए बी के भी हुए हैं लेकिन वो बराबर टुकड़े नहीं हुए। समझ आया? इसी का उल्टा कर दो, अगर मैं कह दूं सी डी बाइसेक्ट ए बी तो इसका डायग्राम कुछ कैसे बनेगा? अब ए बी, अब ए बी के बीचों बीच से निकलेगी लाइन ए बी। अब ए बी के 2 टुकड़े होंगे और जो लाइन गुजर रही है उसके 2 टुकड़े, उसके 2 बराबर टुकड़े होना कोई कंपलसरी नहीं है, जैसे कि ये सी डी। तो अब देखो एओ और बीओ बराबर दिख रहा है, लगभग लगभग बराबर दिख रहा है, और सीओ और डीओ बराबर नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अब की बार कौन बाइसेक्ट हो रहा है? ए बी। यहाँ पे कौन बाइसेक्ट हो रहा था? सी डी। समझ आया? यानी कि जो बाइसेक्ट करेगा उसके 2 टुकड़े बराबर होने की गारंटी नहीं है। मतलब हमको इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि है या नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो बाइसेक्ट हो रहा है उसके हर हाल में जो 2 टुकड़े हुए वो बराबर टुकड़े होंगे। इज दिस क्लियर? अब देखो इसने क्या लिखा है, बाइसेक्ट ईच अदर। ईच अदर का मतलब ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, ये इसको। दैट मीन्स ये भी पार्ट लेना है और ये भी पार्ट लेना है। भाई ए बी सी डी को बाइसेक्ट कर रही है, सी डी ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, तो मैं कह सकता हूं ए बी और सी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, कह सकता हूं। और जब ए बी और सी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है तो केस ऐसा बनेगा कि ए बी के भी 2 बराबर टुकड़े हो रहे हैं और सी डी के भी। जैसे ये ए बी है तो इसमें भी ए और बीओ बराबर लेना है, और जो सी डी है उसमें भी सीओ और डीओ बराबर लेना है। इज दिस क्लियर? फिर से सुनो, ए बी बाइसेक्ट सी डी में ये पता चलेगा कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। पता चलेगा ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? सी डी। लेकिन ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सी डी बाइसेक्ट ए बी में ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का पता चलेगा, लेकिन ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी का कोई अता पता नहीं है। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट ईच अदर आ जाए तो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का भी पता चल रहा है और ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी का भी पता चल रहा है। समझ आया? तो ये केस होता है पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दैट मींस एसी भी बाइसेक्ट हुआ है और बीडी भी हुआ है। एसी ने बीडी को किया है, बीडी ने एसी को किया है, दैट मींस इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो दोनों का मिड पॉइंट है, एसी का भी मिड पॉइंट है और बीडी का भी मिड पॉइंट है। और अगर अब ये दोनों ही बराबर हैं तो एओ और सीओ एक दूसरे से बराबर हैं और बीओ और डीओ भी एक दूसरे से बराबर है। समझ आया? समझ आया क्या? लेकिन इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये चारों टुकड़े आपस में बराबर है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। वो पैरेललोग्राम में नहीं होता। आगे आगे दूसरे क्वाड्रिलेटरल्स में वो चारों टुकड़े भी बराबर हो जाएंगे, देखेंगे वो चारों टुकड़े भी बराबर हो जाएंगे, स्क्वायर से पहले हो जाएंगे, ठीक है, वो चारों टुकड़े भी बराबर हो जाएंगे। लेकिन वो जब होंगे तब देखेंगे। अभी केवल इतनी इंफॉर्मेशन है कि ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर और ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर। इज दिस क्लियर सबको? चलो तो डायग्राम बना दिया है आपने। क्या? एओ सीओ के बराबर और बीओ डीओ के बराबर, लेकिन ये चारों आपस में बराबर है ऐसी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। क्लियर है? हाँ, अगर गिवन है कर रही है तभी मानेंगे, अगर गिवन नहीं है केवल इंटरसेक्शन का बात गिवन है तो हम नहीं मानेंगे कि वो मिड पॉइंट है।
भाई ये लाइन है, अब दूसरी लाइन इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, तो ये मिड पॉइंट थोड़ी ना इसका। हाँ, अगर ये कहता है कि इसको बाइसेक्ट कर रही है, अगर कोई कहता है कि ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्शन यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन वो बताएगा जब मानेंगे ना, अनटिल एंड अनलेस वो बताएगा कि भैया मिड पॉइंट पे बाइसेक्शन करना है, तो ही हम मानेंगे वो मिड पॉइंट है। तो इन्फॉर्मेशन नहीं है उस केस में, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो जब भी ऐसी केस बनती है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो अपन मानते हैं कि नहीं हो रहा है, अपन सेफ वाला केस मानते हैं। ठीक है, जब स्पेशलाइज्ड फॉर्म में वो कहेगा कि हाँ मिड पॉइंट पे ही है, तभी मानेंगे मिड पॉइंट पे। जैसे ट्राइंगल कह दिया, तो ट्राइंगल तो आप कहोगे सर इक्विलेटरल भी हो सकता है, लेकिन दे तो नहीं रखा ना, तो मानेंगे भी नहीं। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब अगर वो कह दे कि साहब बाइसेक्शन हो रहा है, तो फिर बाइसेक्शन में 100% मिड पॉइंट से ही गुजरेगी, फिर इधर इधर वाली लाइंस का केस खत्म हो गया। ओके क्लियर, ठीक है। अब ये डायग्राम बना लिया है, तो इसके अंदर क्या क्या हो रहा है वो लिख लो। हेयर हेयर AO इज इक्वल टू CO, वही बात जो मैंने आपको बताई, एंड दूसरी चीज, दूसरा रिजल्ट BO इक्वल टू DO। और ऐसा दुनिया के हर एक पैरेललोग्राम में होगा, नॉट ओनली इन दिस पैरेललोग्राम। अगर वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बराबर बराबर पार्ट्स में तोड़ेंगे। ऐसा दुनिया के हर एक पैरेललोग्राम में हमेशा होगा। नहीं, ट्रेपेजियम के डायगोनल्स की कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ उस पर क्वेश्चन जरूर है, लेकिन उसमें भी अपन प्रॉपर्टीज इन्हीं की यूज करेंगे फिर। इज दिस क्लियर? अब सुनना ध्यान से जो मैं कह रहा हूं। मैंने क्या कहा, ये प्रॉपर्टी दुनिया का हर एक पैरेललोग्राम मानता है। कौन सी प्रॉपर्टी? कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। कौन सी प्रॉपर्टी? उसका मतलब कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बराबर के हिस्सों में तोड़ देते हैं। इसका मतलब ये हुआ, कोई भी कहे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब बताओ, तो इसका मतलब है दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ते हैं। ये भी बराबर हिस्सों में टूट गया और ये भी बराबर हिस्सों। तो ये प्रॉपर्टी दुनिया का हर एक पैरेललोग्राम मानता है। तो कल हमने सीखा था कि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, और स्क्वायर भी एक। तो ना ऐसा कब का बताया था? देखो एक बार काइट की डेफिनेशन देखो, जल्दी देख के बताओ क्विक। इज ए क्वाड्रिलेटरल या इज ए पैरेललोग्राम? काइट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। ओके ठीक है, काइट काइट ही मतलब काइट एक क्वाड्रिलेटरल ही है। हाँ, तो अगर ये वाली प्रॉपर्टी AO इक्वल टू CO और BO इक्वल टू DO हर एक पैरेललोग्राम मानता है, तो फिर हर एक रेक्टेंगल को भी माननी पड़ेगी, हर एक रोम्बस को भी माननी पड़ेगी, और हर एक स्क्वायर को भी माननी पड़ेगी, क्योंकि रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर तीनों के तीनों ही एक तरह के पैरेललोग्राम्स हैं। ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम्स, ऑल रोम्बसेस आर आल्सो पैरेललोग्राम्स, ऑल स्क्वायर्स आर आल्सो पैरेललोग्राम। तो जब पैरेललोग्राम की कोई प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो वो बाय डिफॉल्ट उन तीनों पे भी लग गई। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, चलें आगे। चलो अब सेकंड जो क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम के बाद आता है डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल के बारे में हम सीखेंगे। हेडिंग डालो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, और फिर लास्ट में जाते जाते एक ही चार्ट में इन सारी चीज को सम अप कर देंगे। किसी ने अगर 2 क्लासेस मिस करी है, तो अगर वो एक सिंगल वो चार्ट पढ़ लेगा तो पूरी दोनों क्लासेस का रिवीजन है उसमें। बट इसका मतलब ये नहीं कि फिर क्लासेस जानबूझ के मिस कर दें, क्योंकि क्लास तो क्लास ही है और चार्ट तो चार्ट ही है। ठीक है ना? चार्ट पढ़ने वाले को भी मजा उसी को आएगा जिसने क्लासेस ली है, डायरेक्ट चार्ट पढ़ने वाले को भी मजा नहीं आएगा, समझ कम आएगा। लिख लिया? द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। लिखा? द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। इसके 2 फीचर्स हैं। पहला फीचर तो देखो हूबहू पैरेललोग्राम से मिलता है। अभी सेम टू सेम फीचर पैरेललोग्राम में लिखा था नहीं लिखा था? बोलो लिखा था नहीं लिखा था? तो अब ये वाला फीचर जो पैरेललोग्राम में अभी लिख के आए हो, ये तो कॉपी पेस्ट हो गया, सब में आएगा, बोलूं या ना बोलूं, पहला फीचर तो वही आएगा पैरेललोग्राम वाला। लेकिन क्योंकि रेक्टेंगल एक स्पेशल किस्म का पैरेललोग्राम है, तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की बात मानने के अलावा कुछ स्पेशल और करेंगे, एक्स्ट्रा एक और चीज प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। समझ आया? फिर से सुनो।
रेक्टेंगल एक स्पेशल किस्म का पैरेललोग्राम होता है। तो जो पैरेललोग्राम की वो प्रॉपर्टी थी ये वाली, ये तो वो मानेगा ही मानेगा क्योंकि वो होता तो पैरेललोग्राम ही है। बट क्योंकि ये पैरेललोग्राम से एक कदम आगे रहता है तो इसके डायगोनल्स भी पैरेललोग्राम के डायगोनल से एक कदम आगे रहेंगे। उसकी वो बात तो मानेंगे, लेकिन एक और एक्स्ट्रा फीचर है जो इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ आई? अब वो एक्स्ट्रा फीचर क्या देखते हैं। द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल टू, भाई एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं लेकिन दोनों बराबर भी होते हैं। दोनों डायगोनल को अगर अपन ऐसे सीधा कर दें तो दोनों बराबर लेंथ के निकलेंगे। चेक करो, पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता था। चेक करो पैरेललोग्राम का, ध्यान से देखो, एसी डायगोनल छोटा दिख रहा है लंबाई में बजाय के बीडी डायगोनल के, दिख रहा है। और अगर यही झुकाव राइट हैंड साइड की जगह कल को लेफ्ट हैंड साइड में अपन पैरेललोग्राम बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं, तो अब उल्टा हो जाएगा। अब ये डायगोनल लंबा हो जाएगा और ये डायगोनल छोटा हो जाएगा। लेकिन जब ये बिल्कुल सीधे हो जाएंगे 90 डिग्री पे तो फिर दोनों डायगोनल बराबर हो जाएंगे। तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की तरह बाइसेक्ट तो करते ही हैं बट एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल टू ईच अदर। लिखो, रेक्टेंगल बना दो। बिल्कुल तसल्ली से एक एक चीज आपको खोल के बता रहे हैं, शायद ही कहीं बताया जाए आपको इतना डिटेल में। तो जो भी सवाल मन में आ रहे हो पूछ लेना। जितने ज्यादा सवाल अभी करोगे उतने स्मूथली ये चैप्टर कर पाओगे दोनों एक्सरसाइजेस। मन में कोई शंका मत रखना मतलब। ठीक है, चलें आगे। चलिए, इसके डायगोनल्स के बारे में हमने दो बातें पढ़ी। एक तो इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं जैसा कि पैरेललोग्राम के करते थे। तो पैरेललोग्राम का वो फीचर तो आएगा ही आएगा, एओ बराबर सीओ और बीओ बराबर डीओ। एओ सीओ के बराबर, बीओ डीओ के बराबर, ये तो अब सब में ही चलेगा वैसे भी। लेकिन इसका दूसरा फीचर क्या है, क्या है कि ये आपस में बराबर है। पूरा बीडी डायगोनल पूरे एसी डायगोनल के बराबर है। पूरा बीडी डायगोनल पूरे एसी डायगोनल के बराबर। तो सेकंड फीचर इज एसी इज इक्वल टू बीडी। लिखो, एसी इज इक्वल टू बीडी। लिख लिया यहां तक? हाँ, अब सवाल पहले मेरा सुन लो, हो सकता है कि जो तुम पूछने वाले हो उसका जवाब ही मिल जाए। देखो जी, पहले ऐसा होता था कि ये डीओ जो होता था बीओ के बराबर होता था, और पैरेललोग्राम में मतलब, और जो ये एओ होता था वो सीओ के बराबर होता था। लेकिन ये पूरे पूरे बराबर नहीं होते थे। अब आज ये पूरे पूरे ही बराबर हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं ये चारों पार्ट्स बराबर होंगे? रेक्टेंगल में ये चारों पार्ट्स बराबर होंगे, एओ बीओ सीओ डीओ। क्यों? फिर से सुनो भाई, डीओ जो है बीओ के बराबर है। मान लो ये 4 सेंटीमीटर का है तो वो भी, अब ये टोटल कितना हो गया? तो फिर दोनों डायगोनल बराबर हैं तो ये भी 8 का होगा, और 8 का होगा तो ये भी तो बराबर बराबर बटा हुआ है, तो इधर भी क्या आ जाएगा? तो चेक करो ये चारों पार्ट्स बराबर हुए कि नहीं हुए। जबकि ऐसा पैरेललोग्राम में नहीं होता था। पैरेललोग्राम में बस वो आपस में बराबर होते थे, एओ सीओ के बराबर बीओ डीओ के बराबर, लेकिन चारों नहीं होते थे। रेक्टेंगल में आते आते ये चारों पार्ट्स आपस में बराबर हो जाते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल? चले नेक्स्ट। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि एओ सीओ बीओ डीओ चारों बराबर है। बट कैसे? इन दोनों का रिजल्ट मिला है, इन दोनों को साथ में रीड करें तो पता चलेगा कि ये बराबर है। केवल इसको रीड करें, इसको भूल जाए तो नहीं पता चल रहा, लेकिन जब इसको भी रीड कर रहे हैं एसी बराबर बीडी है तो पता चल रहा है कि फिर तो चारों ही बराबर है। ठीक है, अब इतनी सारी डिटेल फिर अपन क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, अभी तो ये चलने दो। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, द थर्ड पार्ट, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस क्या? धनुष से निकला हुआ बाण और मुंह से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं लिया जा सकता, इसलिए पहले तोलो फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो। शब्द का मतलब होता है कुछ, शब्द का मतलब होता है, ओके। हाँ जी, तो
पहला फीचर तो कॉपी पेस्ट पैरेललोग्राम की संपत्ति लेके आएंगे, इतनी तो लेंगे ही लेंगे। होता है ना पैरेललोग्राम के 4 बेटे 3 बेटे, तो तीनों में संपत्ति बांट दी। कितनी बार आदान प्रदान करोगे, एक बार में बता दो, कितनी बार करोगे? और एक बार इग्नोर कर दिया, दूसरी बार इग्नोर कर दिया, किए जा रहे हो? क्यों नहीं लाए अपने अपने? दे वापस। जितनी देर में तो उनकी बातें सुन रहा था ना, जब उनको पनिशमेंट मिल रही थी, उतनी देर में तू चाहता ना तो इतने बच्चे हैं यहाँ पे कि तू अरेंज कर लेता, बैग खोल के देख लेता कि आज कुछ भूला तो नहीं हूं मैं। बट नहीं, तेरे को तो पहले पटेल बनना है। क्या होता क्या है उसमें? कोई सोना चांदी थोड़ा होता है, पेन पेपर और यही तो होते हैं। तो ये जितनी भी चीजें यहाँ वहां से अरेंज नहीं हो सकती क्या? एक जने से पेन ले ले, एक जने से वो ले ले, एक जने से वो ले ले, ये ले जा। नहीं चाहिए तो फिर अब मैनेज कर कैसे भी। तो ये तो पिताजी की प्रॉपर्टी है तो मिली है, लेकिन होता है ना जैसे पैरेललोग्राम ने अपने 3 बेटों को थोड़ी थोड़ी संपत्ति दे दी, तो वो उसी में थोड़ा ना संतुष्ट रहते हैं, वो उसको आगे भी तो बढ़ाते हैं। भाई ये तो मिल गया, लेकिन खुद भी तो कमा रहे हैं, खुद कमा रहे हैं तो वो भी तो मिल रहा है। तो ये इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो इन्होंने कमाई है, ये तो पिताजी से मिली। और सेकंड फीचर इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, क्या है पढ़ते हैं। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वेरी इंपॉर्टेंट। अरे भाई रोम्बस के जो डायगोनल्स है ना, टकराते हैं, बात ली बात, लेकिन जहां टकराते हैं ना वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए टकराते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसा रेक्टेंगल में नहीं होता था, चेक करो चाहे से, या पैरेललोग्राम में तो बिल्कुल ही नहीं होता था। देखो रेक्टेंगल में देखो, ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, ठीक है, 90 से ज्यादा है और ये 90 से कम है। सिमिलरली ये 90 से ज्यादा है और 90 से कम है। बट जब आप रोम्बस को देखोगे तो रोम्बस के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। बना दो फिगर, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, एंड देन ये वाला एंगल 90 डिग्री। ये देना कृति का बॉटल। ठीक है, तो पहला वाला फीचर तो वही पापा जी का लिया हुआ, AO बराबर CO, BO बराबर DO, ये तो पैरेललोग्राम ने दे दिया विरासत में। दूसरी अपनी खुद की कमाई, AC परपेंडिकुलर टू BD। ये जो AC डायगोनल है ये BD डायगोनल के बराबर नहीं है, बराबर रेक्टेंगल में होता था। देखो ये बड़ा है, BD थोड़ा लंबाई है, लंबाई में ज्यादा है, AC थोड़ा लंबाई में कम है, बराबर तो नहीं है, लंबाई तो छोटी बड़ी है इनकी, लेकिन इनका इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है ना वहां पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इसको अपन मैथमेटिकली क्या कहेंगे, AC परपेंडिकुलर टू BD। और AC परपेंडिकुलर BD का मतलब ये हो गया कि 4 एंगल 90 डिग्री मिले, एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू एंगल AOD, ऑल ऑफ देम आर इक्वल टू 90 डिग्री ईच। दैट इज सेकंड नंबर पॉइंट को आप या तो शॉर्ट में ऐसे लिख दो और फिर इसकी डिटेल लिखने बैठो तो ये डिटेल हो जाएगी कि चारों एंगल 90 डिग्री, AOB BOC COD AOD। हाँ, आप जब इन चार, रोम्बस का मतलब क्या था, ये 4 साइड बराबर, ये 4 साइड बराबर है ना, और अब तक पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में चारों साइड बराबर नहीं थे, वो या तो यूं था या यूं था। तो जब यूं और यूं करोगे तो इंटरसेक्शन में ऑब्ट्यूज या एक्यूट एंगल बनेगा, लेकिन जब चारों साइड बराबर करोगे तो इंटरसेक्शन में एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो रोम्बस के चारों साइड बराबर होने की वजह से इसके डायगोनल्स आपस में एक दूसरे के साथ 90-90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ओके, या परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, ऐसे कर। क्लियर है? क्लियर है मयंक?
सीधा बैठ। तो आखिरी, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कौन है आखिरी हमारा? क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं उसको? वो तो कहते ही हैं, वो तो इसको भी कहा था, रोम्बस को भी कहा था कल, उसको एक टाइटल दिया था ना अपन ने लास्ट में जाते जाते, सर्वगुण संपन्न। सर्वगुण संपन्न, सारे सबके गुण लेके आया ये रेक्टेंगल के भी गुण लेके आया। रेक्टेंगल के गुण क्या थे? चारों एंगल बराबर, इसके भी चारों एंगल बराबर। ये रोम्बस के भी गुण लेके आया, रोम्बस की चारों साइड बराबर, इसकी भी चारों साइड बराबर। और ये पैरेललोग्राम के गुण तो लेके आया ही है, क्योंकि ये भी एक तरीके का पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स इसमें भी क्या है? पैरेलल हैं। ओके, सो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर के बारे में बात करेंगे हम। अब इसमें तीन फीचर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? आप खुद समझदार हो, समझ गए होंगे। देखो, ये तो पिताजी ने दिए थे, ये वो बड़े भाई रेक्टेंगल ने दिए, और ये बड़े भाई रोम्बस ने दिए। भैया रोम्बस रेक्टेंगल के दोनों के फीचर लेके आया है ना, और पैरेललोग्राम का फीचर तो था ही सही। नहीं, ये वो सबसे छोटा भाई है जो बाप और भाई के पैसे पे ऐश करता है, इसकी खुद की कमाई नहीं है कुछ भी, इसने सबसे सबके गुण ले लिए। ये हो ही नहीं पाया कभी बड़ा, क्योंकि जिनको शुरुआत से फैसिलिटीज ज्यादा मिल जाती है कभी बड़े बन ही नहीं पाते, जिम्मेदार बन ही नहीं पाते हैं। तो वैसा ही इसके साथ कुछ है क्या? अब या तो पैरेललोग्राम इसको अपने घर से निकाल दे, और इसको रेक्टेंगल और रोम्बस जो इसके दो भाई हैं वो उसका साथ छोड़ दें, तब तो फिर ये कुछ बन पाए काबिल। एक बार बात करनी पड़ेगी पैरेललोग्राम से कि क्यों नहीं निकालता। क्या? सर्वगुण संपन्न, इन द केस पे गुण तो सबके लेके बैठा है ना, सर्वगुण बोला है मैंने जो बोला काबिल होना और गुणों में संपन्न होना दोनों डिफरेंट बातें। गुण का मतलब है इसमें दोनों तीनों के गुण है, बट जिसमें सारे गुणों वो काबिल हो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं। मान लो कोई मेरिट होल्डर है, ऐसा जरूरी थोड़ा नहीं कि मेरिट होल्डर है तो उसका पैकेज 20 लाख से स्टार्ट हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। इंटरव्यू में फेल हो गया और कोई 60% वाला है, वो इंटरव्यू पास कर गया तो उसका पैकेज अच्छा हो गया, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ओके, चलते हैं। हाँ, तो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर का पहला फीचर पापा जी से लिया, द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। फिर बड़े भाई रेक्टेंगल से कौन सा फीचर लिया इसने कि उसके डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल हुआ करते थे। और फिर एक और बड़ा भाई पैरेलल भाई है उसका, रोम्बस से क्या फीचर लिया? परपेंडिकुलर होना। तो इसके डायगोनल्स इक्वल भी हैं, इसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर है, और बाइसेक्ट तो करते ही हैं। तो तीनों को मैथमेटिकली लिख दें एक बार, तीन फीचर्स को मैथमेटिकली लिखो एक बार। ठीक है, तो स्क्वायर बना दो। बना दिया? कृतिका रेक्टेंगल लग रहा है वो, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊंचा कर दो इस लाइन को, मतलब मिटाओ मत, और ऊपर जो लाइन छोड़ी है ना उसमें भी उसको ऊंचा बढ़ा दो, फिर वो स्क्वायर लगेगा। ठीक है, अभी ठीक है। हाँ जी, तीनों फीचर लिख लिए अपने आप, ट्राई करो अपने आप लिखने की। लिख लिया? क्या करना है, कॉपी पेस्ट ही तो करना है दोनों तीनों के फीचर्स को। ओके, ठीक है। देखो, पहला फीचर पैरेललोग्राम से क्या लिया था कि एओ बराबर सीओ एंड डीओ बराबर डीओ, यानी ये वाला पार्ट इसके बराबर, ये तो होगा ही होगा, और बीओ बराबर डीओ, ये तो सब में ही चलेगा ना। और दूसरा फीचर क्या है कि डायगोनल्स आपस में बराबर हैं, पूरा का पूरा एसी डायगोनल पूरे के पूरे बीडी डायगोनल के बराबर है। ये रेक्टेंगल से लेके आया है, ये वाला गुण कहां से लेके आया? रेक्टेंगल। अब इन दोनों को पढ़ें तो फिर वो का वही काम हो जाएगा जैसा रेक्टेंगल में हुआ था। क्या क्या हुआ था रेक्टेंगल में, बताओ? चारों पार्ट्स बराबर। रेक्टेंगल में जब इन दोनों को एक साथ रीड किया तो क्या किस नतीजे पे पहुंचे कि चारों पार्ट्स बराबर,
तो इसमें भी होगा वो काम कि चारों साइड चारों पार्ट्स बराबर हो जाएंगे, एओ बराबर बीओ बराबर सीओ बराबर डीओ। ओके, अब एंगल की बात करते हैं। तो AC परपेंडिकुलर टू BD, ये रोम्बस से लेके आया है, AC परपेंडिकुलर टू BD, तो सेम टू सेम वही AOB इक्वल टू BOC इक्वल टू COD इक्वल टू AOD। चारों के चारों एंगल क्या हो जाएंगे 90 डिग्री ईच। लिखो, हो गए तीनों फीचर्स। तो जो स्क्वायर है वो एक तरीके का पैरेललोग्राम है क्योंकि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। स्क्वायर एक तरीके का रेक्टेंगल भी है क्योंकि इसके डायगोनल्स एक दूसरे के बराबर हैं, रेक्टेंगल के बराबर होते थे। और स्क्वायर एक तरीके का रोम्बस भी है क्योंकि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, जैसा कि रोम्बस के करते थे। ठीक है, क्लियर है? डायगोनल्स के क्षेत्र में भी ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है कि स्क्वायर पैरेललोग्राम भी होगा, रेक्टेंगल भी होगा, रोम्बस भी होगा। डायगोनल्स के एनालिसिस से भी ये पता चल रहा है। ओके, चलो अब एक फाइनल चार्ट बनाएंगे जिसमें अपन सारी बातों को सम अप करेंगे, कल की और आज की। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हेडिंग डालो। नहीं, आप क्यों लिखते हो? आपको, आपके लिए थोड़ा ना ये तो मैं ही लिखूंगा वापस और मैं ही पढ़ूंगा, मेरा ही तो एग्जाम है। चार्ट तो सबको बनाना है ना, कल आपसे थोड़ा चार्ट बनवाया था मैंने। हाँ जी, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक ही चार्ट में लिखनी थी, इसलिए थोड़ा सा कंजस्टेड मानता हूँ, थोड़ा लग रहा होगा। बट एक बार मैं रीड आउट कर दूंगा पूरा चार्ट, आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप एक बार आप आपके हिसाब से नोट कर लो जितना आप कर पा रहे हो। ओ डबल पी मतलब ऑपोजिट, ओ डबल पी मतलब ऑपोजिट और ऑल। और ढंग से समझ समझ के चार्ट बनाओ, कल होमवर्क है, ये चार्ट अपने आप बनाना है आपको घर से, मैं इधर आके बनवा सकता हूँ एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। और किसी से किसी भी क्वाड्रिलेटरल का कोई भी फीचर पूछा जा सकता है। एक बार आप नोट डाउन कर लो, जितना आप कर पा रहे हो, जितना आप समझ पा रहे हो, फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, दिस इज इट। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें, मतलब कल स्टार्ट करें। बोलो, क्या नहीं समझ आ रहा? ऑपोजिट पैरेलल, ऑपोजिट पैरेलल, ऑपोजिट पैरेलल, ऑपोजिट पैरेलल, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो, ऑपोजिट साइड सब में पैरेलल होती है जैसे पैरेललोग्राम हो। हाँ, उसका भी दुख हुआ मुझे, आ गया ले। हाँ, ऑल रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल नहीं होती क्या? क्या? रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल नहीं होती क्या? क्या बात कर रहे हो? सही तो है। और ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं।
आज तो बाढ़ आएगी नहीं भाई, पहली बार इसने अपनी ये धरती तरफ तो गई तेरी ये बात सुन के, पहली बार गलती मानी है तूने तेरी। हाँ जी बन गया अनुष्का। जल्दी जल्दी, फिर इसका एनालिसिस भी करना है, मेन तो एनालिसिस है। ये चार्ट आपके माइंड में कैसे छपे, ये है मेन मुद्दा। कॉपी में तो छप गया। हाँ बोलो। रोम्बस का ये वाला बाइसेक्ट परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट परपेंडिकुलर। चलो देखो, शुरू करें। चलो देखो, देखो ये दो पॉइंट्स तो हमने कल कवर किए थे इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में, और आज अपन ने डायगोनल्स के बारे में सीखा है इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में। और पार्ट 1 पार्ट 2 को पूरे को हमने इस चार्ट में सम अप कर लिया। इन शॉर्ट अगर आप ये चार्ट बना पाते हो अपने अपने आप से बिना देखे, अगर आप ये चार्ट बना पाते हो तो यू नो ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन डिटेल। और अगर आप डिटेल में जानते हो तो फिर एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, फिर सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे चैप्टर के। पूरा चैप्टर मतलब इस चार्ट पे समाया हुआ है। ओके ठीक है, अब सुनिए एक बार पहले। अच्छा क्वेश्चन का पैटर्न भी बताऊंगा मैं, किस टाइप के क्वेश्चन है इस चैप्टर में। पहले एक बार चार्ट को रीड कर लें, स्टडी कर लें ढंग से। देखो साइड्स की बात करते हैं तो साइड्स में दो बातें होती हैं, पैरेलल होना और इक्वल होना। साइड्स जो हैं वो या तो पैरेलल होती हैं या फिर इक्वल होती है। एंगल्स में केवल इक्वालिटी की बात होती है, ठीक है। और डायगोनल्स में फिर तीन तरीके की बातें होती हैं, बाइसेक्शन, इक्वालिटी एंड परपेंडिकुलर। साइड्स में दो तरह की बातें, पैरेलल होना और इक्वल होना। एंगल्स में एक ही तरह की बात की इक्वल होना, और डायगोनल्स में तीन तरह की बात, बाइसेक्ट होना, परपेंडिकुलर होना या फिर इक्वल होना। चलो अब साइड्स की बात करते हैं। देखो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हर एक टाइप के क्वाड्रिलेटरल की होंगी। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हर एक टाइप के क्वाड्रिलेटरल की होंगी, यानी पैरेललोग्राम की भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, रेक्टेंगल की भी पैरेलल, रोम्बस की भी पैरेलल और स्क्वायर की भी पैरेलल। क्योंकि जब इसकी ही हो गई तो ये सब तो इसी से उत्पन्न हुए हैं, तो इनकी भी होनी लाजमी है। समझ आ गई बात? जब पहले की हो गई तो बाकी तीन की पैरेलल होनी होनी। अच्छा चलो इक्वालिटी की बात करते हैं। इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और इसकी भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, लेकिन इन दोनों की ऑल साइड्स इक्वल। अब सुनो, ये तीन अगेन इसमें से जन्मे, तो फिर आप चेक करो कि ये जो इसके तीन फीचर्स हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होना, ऑल साइड्स इक्वल होना, ऑल साइड्स इक्वल होना, ये तीन फीचर भी इससे इसकी बात मानने चाहिए ना, क्योंकि ये रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर पैरेललोग्राम से पैदा हुआ है, तो इसका ये वाला फीचर इसके इस वाले फीचर के एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए। तो देखो ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ये तो सेम हो गया, मैच कर गया। लेकिन ये कहता है सारी साइड्स इक्वल। अब अगर क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो फिर इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए थी, सारी साइड्स क्यों इक्वल हो गई? तो बात यह है कि जब सारी साइड्स इक्वल हो गई तो ऑपोजिट साइड्स भी तो इक्वल हो गई। जब चारों साइड्स ही इक्वल हो गई, ये तो क्या ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं हुई? क्या हो गई ना? तो इनडायरेक्टली ये वाला फीचर मानते ही ऑटोमेटिकली वो वाला फीचर माना गया। माना गया कि नहीं माना गया बताओ? तो उल्टा तो मैं करने के लिए कह भी नहीं रहा हूं ना, मैं थोड़ा ना कह रहा हूं कि आप ऐसे कहो कि सारे के सारे पैरेललोग्राम रोम्बस होते हैं। मैं तो यही कह रहा हूं कि इतना कहो भाई रोम्बस सारे के सारे पैरेललोग्राम होते हैं।
सारे के सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं, सारे के सारे पैरेललोग्राम रोम्बस। तो अगर सारे के सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं तो उसका अगर ये फीचर मान ले तो ऑटोमेटिकली वो फीचर मान लिया जाता है कि सारे, अगर मैं साइड्स को इक्वल कर दूं इन दोनों की, स्क्वायर एंड रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल करते ही अपने आप ही ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। इज दिस क्लियर? ठीक है, साइड्स का सारा केस समझ में आ गया सबको? बोलो पैरेलल किस किस की होंगी, सारों की नाम बताओ। अल्टप्पे मत बोलो, सीक्वेंस में बोलो। पैरेललोग्राम के बाद रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बाद रोम्बस और अंतिम में स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वालिटी की बात करते हैं। तो पैरेललोग्राम में केवल और केवल ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में। पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में केवल और केवल ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इन दोनों में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। और ऑल साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एंगल्स की। तो एंगल्स में केवल एक ही बात देखनी है, इक्वालिटी की। तो देखो पैरेललोग्राम में और रोम्बस में तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं और इन दोनों में सारे एंगल्स इक्वल हैं। तो अगेन अगर देखो ये वाला फीचर तो इससे एग्जैक्टली मैच कर गया, इसमें तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, क्योंकि रोम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम है तो इसके भी सारे एंगल्स इक्वल, उसके भी सारे एंगल्स इक्वल, इसमें तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं होना चाहिए। डिस्प्यूट अगर आएगा तो इसमें आएगा कि सर सारे के सारे रेक्टेंगल भी तो पैरेललोग्राम है, तो फिर इसके सारे एंगल्स इक्वल है तो ऑटोमेटिकली ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो गए ना। और ये का यही केस इसमें है कि अगर स्क्वायर के सारे एंगल्स इक्वल है तो मैं कह सकता हूं ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल है। ठीक है, बस याद क्या रखना है, किसके तो सारे इक्वल हैं और किसके ऑपोजिट इक्वल हैं। किसके सारे इक्वल हैं, किसके सारे इक्वल हैं, किसके सारे इक्वल हैं, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। सर्किल कर दिया मतलब वो आंसर थोड़ा होता है, सर्किल तो गलत को भी कर देते हैं। ठीक है, हाँ, किसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और किसके ऑपोजिट इक्वल होते हैं। देखो ऐसे मानो जो बिल्कुल ऐसे सीधे है ना उनके सारे एंगल्स इक्वल। सीधे कौन कौन है, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। और जो ऐसे टेढ़े है ना, या तो इस साइड झुके हुए इस साइड झुके हुए, उनके सारे एंगल्स इक्वल नहीं, उनके केवल ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है। ठीक है, याद हो गया। अब जो आज सीखा हमने डायगोनल्स के बारे में उसकी बात करेंगे। तो देखो बाइसेक्शन तो चारों में होगा, मैंने क्या बताया कि इसके पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और बाकी तीन भी इसी में से जन्मे हैं, तो इनके डायगोनल्स भी एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन ये तो हो गई इनके पिताजी पूर्वजों की कमाई। अब इनकी खुद की कमाई की बात करते हैं। तो रेक्टेंगल ने क्या कमाया, ये कमाया, और रोम्बस ने क्या कमाया, ये कमाया। रेक्टेंगल ने एक एक्स्ट्रा फीचर डेवलप किया अपने आप में कि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन इक्वल भी हैं, रोम्बस ने क्या कमाया कि रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट तो कर रहे हैं बट इक्वल परपेंडिकुलर हैं। बट क्या है वो, परपेंडिकुलर। और स्क्वायर ने जो है उसकी तो फीचर्स लिए ही थे, इसके और इसके और ले लिए, भाइयों के भी ले लिए, तो भाइयों के भी ले लिए, तो ये इक्वालिटी वाला फीचर भी आ गया इसमें और परपेंडिकुलर वाला फीचर भी आ गया। और ये तो पिताजी से मिला ही था, मौज हो गई इसकी। ठीक है, फिर टेढ़ा हो गया तू रेक्टेंगल बन के बैठना, पैरेललोग्राम क्यों बन जाता है बार बार। हाँ, 90 डिग्री पे रेक्ट होके बैठ। ओके क्लियर, यहां तक क्लियर है, समझ आई। अब बात करते हैं सर डायगोनल्स के हिसाब से बताओ कि हर एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है क्या। बिल्कुल होता है, क्योंकि रेक्टेंगल के अगर डायगोनल्स इक्वल हो और बाइसेक्ट हो तो कुल मिला के बाइसेक्ट तो हो रहे हैं, ना। तो हर एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम बना कि नहीं बना, बन गया ना। अच्छा, रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट और परपेंडिकुलर हो रहे हैं तो कुल मिला के बाइसेक्ट तो हो रहे हैं। बाइसेक्ट होना ही पैरेललोग्राम की गारंटी है, तो बाइसेक्ट तो हो रहे हैं ना इसके भी, तो पैरेललोग्राम तो ये गारंटेड हो गया ना। ठीक है, और स्क्वायर के डायगोनल्स तो बाइसेक्ट, इक्वल एंड परपेंडिकुलर तीनों ही फीचर्स लेके बैठे हैं तो कुल मिला के बाइसेक्ट तो हो रहे हैं। तो सारे के सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम भी हो गए कि नहीं हो गए, समझ आ गई। तो समझ आया पूरा चार्ट। ठीक है, अब सर पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेगा। पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस कुछ ऐसा रहेगा कि आपको कुछ ऐसा दे दिया जाएगा। देखो अब ध्यान से सुनना, चर्चित बताना। देखें रेक्टेंगल में ऐसा क्या किया जाए कि वो स्क्वायर बन जाए, बताओ। डायगोनल्स को एक बार के लिए साइड में रखो, केवल साइड्स एंड एंगल्स की बात कर रहे हैं। पहली एक्सरसाइज में साइड्स एंड एंगल्स की बात है, सेकंड एक्सरसाइज में डायगोनल्स की बात। दो एक्सरसाइजेज है ना। देखो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल इसमें भी है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल इसमें भी है। इसकी केवल ऑपोजिट साइड्स ही इक्वल थी, इसकी सारी साइड्स इक्वल है।
तो अगर मैं ऑपोजिट साइड्स इक्वालिटी से सारी साइड्स इक्वालिटी पे चला जाऊं तो एक रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन बन के आ सकता है, प्रूव दैट अ रेक्टेंगल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल इज ए स्क्वायर। प्रूव दैट ए रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल में सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, लेकिन अगर उस रेक्टेंगल में सारी साइड्स इक्वल हैं, रेक्टेंगल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल इट इज एक्चुअली ए स्क्वायर। ये प्रूव करके बताओ। इस तरीके के क्वेश्चन आए, समझ आया क्या? एक और अब बताना रुद्र दासवानी, एक रोम्बस में क्या किया जाए, एक रोम्बस में क्या किया जाए कि वो स्क्वायर बन जाए? नीचे कर ले हाथ। हाँ, अगर स्क्वायर तो है ही नहीं हमारे पास, हाथ में रोम्बस है, इसके साथ क्या हश्र करूं कि तू स्क्वायर बन जाए? रोम्बस की वैसे ही सारी साइड इक्वल है, तू क्या करेगा? सारे एंगल इक्वल करो, सारे एंगल इक्वल। देखो रोम्बस की साइड्स वाइज तो दोनों केस मिल रहे हैं एग्जैक्टली हूबहू, कॉपी पेस्ट, ऑपोजिट पैरेलल, ऑल इक्वल, यानी साइड वाइज तो साइडों के लिहाज से तो रोम्बस स्क्वायर बराबर होते हैं, डिफरेंस तो केवल एंगल्स में आता है। तो अगर ये एंगल वाली प्रॉपर्टी भी मैच कर दें, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल की जगह ऑल एंगल्स इक्वल करते हैं, तो रोम्बस स्क्वायर बन जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? प्रूव दैट अ रोम्बस इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल इट इज एक्चुअली अ स्क्वायर। बन गया। एक रोम्बस उठाया, उसमें सारे एंगल्स इक्वल कर दिए, ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल थे ही सही उसके बेचारे के, लेकिन मैंने क्या कर दिया, सारे एंगल्स इक्वल कर दिए, तो अब वो क्या बन चुका है? स्क्वायर बन चुका है। इस बात को प्रूव करके बताओ। सर ये सारी बातें प्रूव कैसे करेंगे? यूजिंग कॉन्ग्रुएंस रूल्स, यूजिंग कॉन्ग्रुएंस रूल्स और अदर मैथमेटिकल नॉलेज, इक्वेशंस बना के, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स लिख के ये सारी चीजें प्रूव कर। अभी तो ये डायरेक्ट रिजल्ट्स मिल रहे हैं इन सारी बातों को, इनमें से अलग अलग, इनमें से कम 100 क्वेश्चन बन सकते हैं इस इतने से चार्ट में। वो 100 क्वेश्चंस में से कुछ एक क्वेश्चन आती है एक्सरसाइज में जो अपने को प्रूव करके बताने। अब डायगोनल का एक क्वेश्चन पकड़ो, और डायगोनल का क्वेश्चन कृतिका आगे बैठी है ना, वो बताएगी। डायगोनल वाइज बताना है आपको कृतिका, है ना, साइड्स एंड एंगल वाइज नहीं बताना है। ये एक्सरसाइज 2 में है शायद आपके डायगोनल्स के क्वेश्चंस। तो एक पैरेललोग्राम में ऐसा क्या किया जाए, मतलब पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के साथ क्या किया जाए, साइड्स एंड एंगल्स वाइज नहीं, कि वो एक रोम्बस बन जाए। उसके डायगोनल्स को परपेंडिकुलर कर दो, बाइसेक्ट तो वैसे भी हो रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या बना? प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम इन विच डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर इट इज एक्चुअली अ रोम्बस। प्रूव करो कि एक पैरेललोग्राम अगर उसके डायगोनल परपेंडिकुलर करवा दें, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं या नहीं होते हैं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, बट अगर हो जाएं तो फिर वो पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? इस बात को प्रूव करके बताओ। समझ आया? ठीक है चारू, लास्ट क्वेश्चन टू यू, डायगोनल वाइज बताना है आपको भी। एक रेक्टेंगल में ऐसा क्या किया जाए कि वो स्क्वायर बन जाए, मतलब उसके डायगोनल्स के साथ क्या किया जाए कि वो स्क्वायर बन जाए? उसके डायगोनल्स को परपेंडिकुलर बना दो। वेरी गुड, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, उसके भी करते हैं, इक्वल इसके भी होते हैं, इक्वल इसके भी होते हैं, बस इसमें एक्स्ट्रा फीचर क्या है? तो क्वेश्चन क्या बनेगा? प्रूव दैट ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर इट इज ए स्क्वायर। ये बात प्रूव करो। इज दिस क्लियर? पूरे चैप्टर का फ्रेमवर्क हमारे सामने है। क्या अगले 2-3 दिनों में, 4-5 दिनों में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, हमसे क्या क्या चीजें करवानी है वो सारी चीज आज डिस्कस कर ली। कल से अपन एक्चुअली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.